ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, फिर इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? तो इसमें हम लोगों ने सीआरआर, एसएलआर, इन सब का कॉन्सेप्ट देखा था। तो सीआरआर, एसएलआर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे सीआरआर और एसएलआर की हेल्प से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, वगैरह वगैरह, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा था। तो मैं एक बार क्विकली उन सब चीज़ों को रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को फटाफट, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट किया था। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो इसमें हम लोगों ने क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स देखा था। क्वालिटेटिव टूल्स आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ना है। इसमें हम लोगों ने सीआरआर और एसएलआर पढ़ा था। ठीक है, तो होता क्या है कि एक बैंक है, बैंक में जब कस्टमर का पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक जब कस्टमर का पैसा डिपॉजिट करती है, कस्टमर, और ये आपका बैंक है, तो जो पैसा कस्टमर का बैंक के पास होता है वो बैंक का एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से। इज इट द एसेट और द लायबिलिटी? जो कस्टमर का पैसा बैंक के पास होता है वो बैंक के लिए सर एसेट। मैसेज नहीं आ रहे। मैसेज नहीं जा रहे हैं? नो सर। नहीं मैसेज तो आ रहे हैं। सर, नहीं मेरे सर। नहीं। जिनके मैसेज नहीं आ रहे हैं आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लें फटाफट, ओके ओके सर। क्योंकि बहुतों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। आई क्या है? रैमिक्स डेर लायबिलिटी। यस, ओके, बहुत सुंदर, बहुत लोगों ने करेक्ट बताया, लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी। सेम क्या होता है जब बैंक के पास पैसा आ जाता है तो बैंक क्या करता है? इस पैसे को लोन में प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू द बोरोवर। किसको? बोरोवर को। तो जो बोरोवर के लिए, जब बोरोवर को बैंक ने पैसा प्रोवाइड किया है तो वो पैसा बैंक के लिए क्या होता है? एसेट होगा कि लायबिलिटी होगा? तो अगर ये पैसा लायबिलिटी है तो दूसरा वाला एसेट होगा, क्योंकि बैंक इस पैसे पे कुछ अर्न कर रही है। एसेट आपको हमेशा कुछ प्रॉफिट ही देता है, ठीक है, एसेट से आप कुछ हमेशा अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये इस पे बैंक कुछ अर्न कर रही है तो बैंक के लिए एसेट हो गया। दिस मनी जो बोरोवर को जो बैंक ने प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो पैसा बैंक के लिए एसेट होता है। तो सेम पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी और एसेट हो सकता है। कैसे? जो कस्टमर का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट है वही पैसा बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। और उसी पैसे को जब बैंक लोन में प्रोवाइड करती है बोरोवर को तो वो पैसा बैंक के लिए क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, उसके बाद क्या था कि लेट से एनडीटीएल का हम लोगों ने बात किया था। एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या था? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये मैंने आपको बता दिया था कि एनडीटीएल क्या होता है। लेट से कि अगर 100 करोड़ बैंक का एनडीटीएल है, ठीक है, तो अब बैंक क्या सोचती है कि चलो ये 100 करोड़ का 100 करोड़ मैं फटाफट लोन में पैसा प्रोवाइड कर दूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। जैसे ही ये 100 करोड़ पैसा लोन में प्रोवाइड करने जाती है आरबीआई यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और क्या बोलता है कि आप इन सारे पैसे को लोन में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बैंक को तो मानना ही है बात, क्योंकि आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, जो आरबीआई बोलेगा वो तो बैंक को मानना ही है। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब ये एनडीटीएल आपका 100 करोड़, इस 100 करोड़ का आरबीआई बोलता है कि सर्टेन पोर्शन ऑफ दिस एनडीटीएल आपको आरबीआई के पास मेंटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इसको क्या बोलते हैं? सीआरआर। ठीक है, तो अभी कितना परसेंट चल रहा है? 3%। फिर क्या होता है? तो फिर आरबीआई बैंक पूछता है कि क्या सर अब मैं आगे लोन में प्रोवाइड कर सकता हूँ? तो बोला नहीं नहीं, अभी भी नहीं कर सकते हो आप। अब क्या है? तो अब आपको सर्टेन पोर्शन लिक्विड फॉर्म में अपने पास मेंटेन करना है, जिसको बोलते हैं एसएलआर। अब इस लिक्विड फॉर्म में किस तरीके से डिफाइंड है लिक्विड फॉर्म? अब आप लोग बताइए लिक्विड फॉर्म क्या क्या था, जल्दी से बताइए। मैं खेल खेल में पूरा मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों को याद करा दूंगा। लिक्विड फॉर्म क्या क्या था? सिर्फ कैश? ऑनर कैश के अलावा भी कुछ था?
गोल्ड। हाँ, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वंडरफुल। तो ये आपका लिक्विड फॉर्म है, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें मोस्ट लिक्विड कौन सा है? मोस्ट लिक्विड कैश, वंडरफुल। ठीक है, तो अब इस, अच्छा, अब सीआरआर और एसएलआर, तो इसमें 18% अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। तो सपोज करिए कि अगर एनडीटीएल आपका 100 करोड़ है, तो 18 करोड़ जो है ये क्या हो गया? हाँ, समझिए, 18 करोड़ जो है ये क्या हो गया आपका? एसएलआर के फॉर्म में बैंक खुद के पास मेंटेन की। 3 करोड़ जो है वो बैंक सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई के पास मेंटेन की। तो अब बैंक के पास रिमेनिंग अमाउंट लोन में प्रोवाइड करने के लिए कितना बचा? 79 करोड़। तो यही लोनेबल अमाउंट होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लोनेबल अमाउंट हो गया। अब बताइए, सीआरआर पे क्या बैंक को कोई प्रॉफिट अर्न होता है? नहीं होता है। एसएलआर पे बैंक को प्रॉफिट अर्न होता है? हाँ, होता है। ठीक है, उसके बाद क्या था? अब इस लोनेबल अमाउंट हो गया 79 करोड़। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। 100 करोड़ था, इसमें 21 करोड़, इसको रिजर्व मनी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि रिजर्व मनी क्या होता है, तो जो मनी सीआरआर और एसएलआर दोनों में ही होता है उसको बोलते हैं रिजर्व मनी। ठीक है, तो जो रेस्ट अमाउंट होगा उसको क्या बोलेंगे? लोनेबल अमाउंट, 79 करोड़। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं 1 मिनट पानी पी के आ गया। गिव मी 1 मिनट। अच्छा, प्लीज रिपीट हाउ बैंक गेट्स प्रॉफिट फ्रॉम एसएलआर। एसएलआर से बैंक को कैसे प्रॉफिट मिलता है? उसने गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करने पे गवर्नमेंट उसको पेमेंट करती है। तो उस पैसे को वो सिर्फ लोन में नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो इन सब जगह पे इन्वेस्ट जहां पे बैंक करेगा तो उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? तो वही तो इसका प्रॉफिट अर्न होता है ना इस पे। समझ आ गया? हाँ, अब याद आया सर। ओके, ये चीज मैंने बता रखा था, कोई कोई बात नहीं। वंडरफुल, आप लोग को डाउट होता है, कोई बात नहीं, मैं डाउट बताने से कभी भी पीछे नहीं हटता ना। मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि आप लोग डाउट ना पूछो। अगर आप डाउट पूछ रहे हो मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग। ठीक है, अब लोनेबल अमाउंट 79 करोड़ है। अब क्या होता है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? मीन्स आपका जो राइज इन जनरल प्राइस लेवल है वो ज्यादा है, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। ठीक है, इन्फ्लेशन है मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो क्या करना है? मार्केट से पैसा कम करना है, लोगों के पास से पैसा कम करना है। लोगों के पास से पैसा कम कैसे करेंगे? तो सीआरआर और एसएलआर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे? हाँ, मार्केट हैज मोर मनी, ऐसे ही समझना है, पूरे मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे ही समझेंगे हम लोग। पूरा एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग इसका देखेंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? लोगों के पास बहुत पैसा है, लोगों के पास पैसा है बहुत का क्या मतलब है? लोगों के पास डिमांड बहुत ज्यादा है, तभी तो पैसा है, तभी तो डिमांड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर और एसएलआर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो अब जैसे 21 करोड़ से हो गया 40 करोड़, लेट से, तो ये घट जाएगा, ये हो गया 60 करोड़। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा? तो अब बैंक पहले 79 करोड़ रुपीज पे 11% पे आपको लोन दे रही थी। ठीक है, अब बैंक के पास ये पैसा तो घट गया, ये 79 करोड़ से 60 करोड़ हो गया। अब बैंक को अपना प्रॉफिट मार्जिन तो मेंटेन करना है ना। अगर बैंक अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन नहीं करेगा तो आपको फिर कैसे वो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा? तो बैंक क्या करेगा? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा, लेट से 11% से 15% कर दिया। तो अब जो लोग 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेल कर रहे थे, अब उनके लिए क्या हो गया? लोन कॉस्टली हो गया। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस लोन को अवेल नहीं कर पाएंगे एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब ये इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन को अवेल नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? अब धीरे धीरे लोन कॉस्टली हो चुका है तो लोग अब लोन अवेल नहीं कर पाएंगे, मतलब लोग के पास पैसा नहीं पहुंच पाएगा। अब लोग के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो लोग का डिमांड कम होगा, तो लोग के पास से मनी सप्लाई कम हो रहा है, तो इंक्रीज करके एसएलआर और सीआरआर को, मनी सप्लाई को डिक्रीज किया गया ना, मार्केट फिर से स्टेबल पोजीशन में आ गया ना। सेम इसका रिवर्स जब डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का क्या मतलब है? मार्केट में पैसा नहीं है तो क्या करना है? मार्केट में पैसा पुश करना है, इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने का क्या मतलब होता है? मार्केट में पैसा डालना। तो उस केस में क्या होगा? सीआरआर और एसएलआर को डिक्रीज कर देंगे। अब सीआरआर एसएलआर अगर 21 करोड़ है तो इसको डिक्रीज करके हम 10 करोड़ कर देते हैं। तो अब बैंक को 79 करोड़ पे 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। अब क्या है कि इसके पास 90 करोड़ रुपीज हो गया, तो अब ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देगा, 11% से 8% कर देगा। तो अब जो लोग 11% पे भी लोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब लोन सस्ता हो गया तो वो इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। तो अगेन जब उनके पास पैसा पहुंच गया तो डिमांड इंक्रीज हो गया, डिमांड इंक्रीज हुआ तो फिर से हम डिफ्लेशन से नॉर्मल स्टेज पे पहुंच गए, ठीक है। तो देखिए यही चार्ट बनता है इस तरीके का। ये आपका मार्केट, ये आपका नॉर्मल स्टेज है, ठीक है। नॉर्मल स्टेज, एक तरफ क्या है? इन्फ्लेशन, और एक तरफ क्या है? डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या है? मनी बहुत है, मनी हाई है, लोगों के पास बहुत ज्यादा है। डिफ्लेशन में क्या है? मनी कम है, मतलब लो है। तो यहाँ पे आपको मार्केट में पहुंचने के लिए मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? लोन को सस्ता करेंगे। लोन कैसे सस्ता होगा? जब एसएलआर और सीआरआर को आप डिक्रीज करेंगे। और जब मनी सप्लाई मार्केट में बहुत हाई है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है? इसको डिक्रीज करना है मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई को डिक्रीज कब करेंगे? जब लोन को कॉस्टली करेंगे। और लोन कॉस्टली कब होगा? जब एसएलआर और सीआरआर को आप इंक्रीज करेंगे। तो यही हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बताइए किसी को इसमें कोई डाउट? कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे समझ ना आया हो? जल्दी जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट? क्लियर। यूं कहें तो इस लेवल का आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर बहुत टफ पेपर आया तो कहीं एक क्वेश्चन पूछ ले, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को उस लेवल का पढ़ा दूं जो केएस के लेवल से जस्ट नीचे का लेवल है, वो लेवल मैं आप लोगों का टच कर रहा हूँ। वरना अगर आप सीआरआर और एसएलआर जहां भी पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है, बट इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। और चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अच्छा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स में आप लोगों को जो प्रॉब्लम था कि प्रिंट आउट सही से नहीं निकल पा रहा है, चाहे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, क्या इस नोट्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को? ये नोट्स क्लैरिटी के साथ आपको दिख रहा है? देखिए, यस सर, ओके। किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ कर दे। आबिद रेसी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, ओके। देखिए, अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आपका सीआरआर एसएलआर खत्म हो गया, अब हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट स्टार्ट करने जा रहे हैं।
बहुत सारे बुक में आप रेपो और रिवर्स रेपो अलग अलग चीजें होते हैं, बट इसको हम लोग ना एक टॉपिक में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये LAF क्या होता है अभी हम लोग को थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए LAF क्या है, नाम से क्लियर दिख रहा है। LAF का मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब लिक्विडिटी को एडजस्ट करना। ये LAF के अंदर दो चीज हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो पहले आप LAF देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हेल्प्स बैंक टू एडजस्ट दियर डेली लिक्विडिटी मिसमैच। डेली लिक्विडिटी मिसमैच जब होता है ना, जब बैंक के पास लिक्विडिटी का कमी हो जाता है, लिक्विडिटी का मतलब कैश का कमी हो जाता है, तो उस चीज को कैसे बैंक एडजस्ट करता है, तो बैंक उस टाइम पे RBI से बोरो करने जाता है, या बैंक के पास जब एक्सेस लिक्विडिटी आ जाता है तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को RBI के पास जमा कर देता है, तो RBI उस पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, LAF helps बैंक टू क्विकली बोरो मनी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ये जो LAF का जो विंडो होता है ना, इसके थ्रू बैंक को अचानक से ना पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो बैंक बहुत जल्दी RBI से बोरो कर सकता है, या जब बैंक के पास बहुत ज्यादा फंड होता है ना तो बैंक उस पैसे को RBI के पास जमा कर सकती है। अभी जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा 10 मिनट वेट कर लीजिए, सारा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये एक तरीके का टूल्स होता है जो RBI के द्वारा यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, LAF के अंदर दो तरीके का टूल्स होता है, एक होता है रेपो और दूसरा होता है रिवर्स रेपो। रेपो क्या होता है, जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो बैंक क्या करता है, RBI से बोरो करता है। ठीक है, रिवर्स रेपो क्या होता है, जब बैंक के पास ज्यादा पैसा होता है तो बैंक उस पैसे को RBI के पास डिपॉजिट करता है। यही कॉन्सेप्ट है रेपो का और रिवर्स रेपो का। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये रेपो और रिवर्स रेपो कैसे वर्क करता है। उसके पहले थोड़ा सा ये समझिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। कब, जब गवर्नमेंट के पास कोई डेब्ट ऑब्लिगेशन होता है। ये डेब्ट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, जब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग उसके इनकम से ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज होती है, तो उस कर्ज को गवर्नमेंट कैसे फुलफिल करता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है अपने नाम का। तो दो तरीके का सिक्योरिटी होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी क्या होता है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी क्या होता है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा का होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट का इनकम होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। तो जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको फुलफिल करने के लिए बोरो करना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट को बोरो करना है तो गवर्नमेंट कैसे बोरो करता है, तो गवर्नमेंट अपने नाम का सिक्योरिटी इशू करता है। ठीक है, और फिर उस सिक्योरिटी पे बोली लगता है, लोग उसको खरीदते हैं। ठीक है, और उस पे गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट को वहां से पैसा मिल जाता है। इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी व्हाट गवर्नमेंट कैन इशू, गवर्नमेंट क्या इशू करता है, गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी इशू करता है। देखिए जैसे क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये होता है GSEC, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये एक तरीके, आपने बॉन्ड देखा है कभी, आपने फिक्स डिपॉजिट का कभी पेपर देखा, आपने FD वगैरह किया है, तो एक तरीके का बॉन्ड पेपर होता है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रजिस्टर्ड होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को अभी एट प्रेजेंट 1000 करोड़ रुपीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, 1000 करोड़ के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है। ठीक है, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, लेट से 8%, और इसको जाएगा सेल करने के लिए। तो गवर्नमेंट
अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि गवर्नमेंट हाथों हाथ लेके घूमता रहेगा कि आप मेरा सिक्योरिटी परचेज कर लें, मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसा दे दें। तो ये कौन करता है? तो ये गवर्नमेंट आरबीआई को दे देता है, और आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म का नाम होता है ई कुबेर प्लेटफॉर्म। इसी ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे आरबीआई ऑक्शन करता है, और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करते हैं। अभी सपोज करिए गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, बैंक आएगा, एलआईसी आएगा, और भी फर्दर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि बैंक ने 100 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया, ठीक है, एलआईसी ने 100 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया। अब बैंक ने 100 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया, तो बैंक को 100 करोड़ गवर्नमेंट को देना है, और इसके बदले में गवर्नमेंट क्या दे रहा है बैंक को? तो एक पीस ऑफ पेपर दे रहा है, जो कि बॉन्ड पेपर टाइप होता है, और इस पीस ऑफ पेपर को बैंक के पास डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट, मतलब बैंक को दे दिया। अब बैंक को क्या मिल रहा है? इस पैसे पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये एक तरीके का लोन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस केस में जो बोरोवर है वो गवर्नमेंट है, और जो लेंडर है वो बैंक होते हैं, कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो जैसे आप पैसा एफडी में जमा करते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपना पैसा दे दिए आप एफडी में बैंक को, तो बैंक आपको एक पीस ऑफ पेपर साइन करके देता है ना, बैंक जिस बैंक में भी आपने जमा किया है, और उस पर लिखा रहता है कि सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो सपोज करिए, हाँ, इट मीन्स बैंक प्रोवाइड लोन टू द गवर्नमेंट। बैंक या अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब गवर्नमेंट को जब जरूरत होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, और गवर्नमेंट का सिक्योरिटी कभी भी डिफॉल्ट नहीं हो सकता है, ये बहुत ही सिक्योर्ड होता है। तो इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने में कोई डर नहीं होता है, ये बहुत ही सिक्योर्ड होता है, इसमें पता होता है कि आपको पैसा आएगा ही आएगा, आपका पैसा वापस, ठीक है। इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी ना, गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी ना। आप अगर बैंक से पैसा बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट कौन देगा? आप ही ना देंगे। आप सपोज करिए अगर 1 करोड़ का लोन लेते हैं बैंक से, बैंक आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन दे रही है, तो ये 10% जो रेट है ये आप ना बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पैसा कौन देगा? आप, गवर्नमेंट देगी। जब गवर्नमेंट वहां पे बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई आप लोग को? समझ? अ, हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के हाथ में रहता है, एलआईसी के हाथ में रहता है। अरे अरे, आप कंफ्यूज हो गए, वेट वेट, मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट से गवर्नमेंट को 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें से 100 करोड़ इस बैंक ने, बैंक, अच्छा, गवर्नमेंट है, इसको 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा? तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगा, मतलब ये बॉन्ड इशू करता है, ठीक है। बॉन्ड इशू किया, एक तरीके का सिक्योरिटी पेपर होता है जिसमें लिखा रहता है कि सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा, ये इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बैंक ने 100 करोड़ का सिक्योरिटी गवर्नमेंट से परचेज कर लिया, ठीक है। तो 100 करोड़ का आप सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स कि 100 करोड़ आप पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और गवर्नमेंट से बदले में एक सिक्योरिटी पेपर आप ले रहे हैं जिसपे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मतलब 100 करोड़ का 8% क्या हुआ? 8 करोड़ रुपीज हुआ। तो हर साल गवर्नमेंट आपको 8 करोड़ रुपीज एज अ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। और अगर ये 5 साल के लिए है, 7 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 1 साल के लिए, जितने साल के लिए भी होगा, उसके बाद अगर 5 साल के बाद, 5 साल का है ये सिक्योरिटी, तो 5 साल बाद गवर्नमेंट आपका 100 करोड़ आपको दे देगी, और हर साल आपको 8 करोड़ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना। तभी तो कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेगा। हम, आप मेरे से पैसा बोरो करने आएंगे, हम आपको पैसा क्यों देंगे? अगर आप हमको उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करिएगा तो हम आपको पैसा क्यों देंगे? समझ आ रहा है? हाँ, टाइम मेंशन्ड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तभी तो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ कि देखिए 2 तरीके का सिक्योरिटीज होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी,
जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है, ठीक है। अगर 9 महीने का सिक्योरिटीज है, 9 मंथ का, तो वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में आएगा। 1 साल 2 महीने का है तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा। जिसका टाइम पीरियड 1 साल या 1 साल से अधिक होता है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में आता है, और जिसका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में आता है, ठीक है। अब क्लियर हुआ? किसी को डाउट है अभी तक इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, कैसे इशू किया जाता है? किसी को डाउट है? हाँ, पैसा तो रिटर्न करेगी ही बाद में और इंटरेस्ट भी देगी बाद में। यस एग्जैक्टली, इट्स जस्ट लाइक अ लोन। आप बताएं, अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है, ठीक है, हाउसिंग लोन, तो आप क्या करते हैं? बैंक से जाके बोरो करते हैं। लेट से आपने 50 लाख का हाउसिंग लोन लिया है, तो 50 लाख रुपीज गवर्नमेंट आपको, बैंक आपको दे दी, तो इस बदले में बैंक आपसे कुछ लेती है ना, उस घर का पेपर लेती है। जिस घर के लिए आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं उस घर का रजिस्ट्री का पेपर वो आपसे रख लेगी, ठीक है। और आपको हर साल उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हर साल 10% 50 लाख का 5 लाख रुपीज तो आपको गवर्नमेंट को पे करना ही है हर साल, ठीक है। गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, बैंक को, अगर आपने बैंक से लिया है लोन तो। और 10 साल में आपको उस लोन को चुकता करना है, तो ये आप उसका इंटरेस्ट के साथ साथ ये प्रिंसिपल अमाउंट भी तो वापस करेंगे ना। तो लोन कोई कैसे लेता है? ऐसे ही तो लेता है ना। अभी क्लियर हुआ? चलिए, ओके। एफडी कम्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। हाँ, एफडी जनरली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में ही होता है, क्योंकि वो 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे में ही आता है, ठीक है। बहुत कम एफडी कभी आप देखेंगे कि जो 6 मंथ का एफडी होता है वगैरह, बट एफडी जनरली लॉन्ग टर्म में होता है। अब देखिए, अभी जितना स्टोरी मैंने आपको बताया है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कितने प्यार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। गवर्नमेंट क्या गिरवी रखता है? गवर्नमेंट उसी अपने नाम का गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दिया। ये गवर्नमेंट का लिए बहुत बड़ी गिरवी रखने वाली बात हो गई। गवर्नमेंट कुछ गिरवी नहीं रखता, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये इतना सिक्योर्ड होता है गवर्नमेंट। यार सब कुछ तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना। गवर्नमेंट डिफॉल्ट कैसे हो सकता है? इंडियन गवर्नमेंट का भी डिफॉल्ट हो सकती है क्या? तो गवर्नमेंट बस सिक्योरिटी इशू कर दिया अपने नाम का, वही गवर्नमेंट का बहुत बड़ा गिरवी वाला चीज हो गई। वही, उसी को कोलेटरल समझा जाता है। समझ आया? गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी इशू कर दी वही कोलेटरल की तरह वर्क करता है। देखिए, अब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू कर दिया, कैसे सोल्व किया जाता है? तो आरबीआई की इक्विटी प्लेटफॉर्म से। अभी किसको सेल किया जाता है? तो इसमें बैंक होते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए गवर्नमेंट को बोरो करना है 10,000 करोड़, तो इट विल सेल सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटी सेल करेगा और कैश रिसीव करेगा। तो अब गवर्नमेंट है इन नीड ऑफ 1,000 करोड़, मतलब 1,000 करोड़ का जरूरत है गवर्नमेंट को। तो किसको सेल किया? बैंक को सेल किया। तो बैंक ने 100 करोड़ का सिक्योरिटी खरीद लिया, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट को दे दिया। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आया, इसने भी सिक्योरिटी 100 करोड़ का खरीद लिया, तो इसने भी 100 करोड़ बैंक को दे दिया। तो बैंक को 200 करोड़ मिल गया। अभी भी बैंक को 800 करोड़ चाहिए, क्योंकि बैंक को 1,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। Now, after selling a security worth of rupees 200 crore, government still needs to sell the securities worth of 800 crore. अभी भी गवर्नमेंट को 800 करोड़ का सिक्योरिटी सेल करना है, तभी तो 800 करोड़ उसको कैश के रूप में मिलेगा। तो अब जो रिमेनिंग सिक्योरिटीज है, जो सेल हुआ ही नहीं, तो किसको सेल किया जाएगा? तो जो भी रिमेनिंग सिक्योरिटीज होता है ना, वो गवर्नमेंट किसको सेल कर देता है? आरबीआई को सेल कर देता है। और आरबीआई को ये खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि अब आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब जब जैसे गवर्नमेंट ने आरबीआई को सेल कर दिया ना 800 करोड़ का सिक्योरिटी, तो इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आरबीआई को मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर आरबीआई के पास पैसा नहीं होगा तो आरबीआई कहाँ से खरीदेगी? तो आरबीआई नया पैसा प्रिंट करती है और तब खरीदती है, ठीक है। अब ये एक लॉन्ग स्टोरी है जो कि मनी चैप्टर में आएगा, और इतना डेप्थ में आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको उसका भी समझाऊं कि किस तरीके से पैसा
प्रिंट होता है, हाँ ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी को भी सेल किया जा सकता है, आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ये किसी को भी सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब लेट से कमर्शियल बैंक है, अब हम लोग बैंक का बात कर रहे हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का हम लोगों ने अभी तक क्या एज्यूम करके चला था कि 100 करोड़ इसका एनडीटीएल है। अभी हम लोग 1000 करोड़ एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करने के लिए तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब क्यों हम 1000 करोड़ एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग परसेंटेज लेंगे ना तो ये इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, वरना फिर परसेंटेज पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक का एनडीटीएल सपोज करिए कि 1000 करोड़ है। तो 1000 करोड़ में क्या होता है कि सीआरआर और एसएलआर 18% और 3%, मतलब 21%। तो 21% 1000 करोड़ का क्या होगा? 210 करोड़। तो 210 करोड़ तो रिजर्व में रख दिया। अब जो बचा 790 करोड़, तो अब 790 करोड़ बैंक के पास फ्रीडम है कि बैंक कैन गवर्नमेंट सेल सिक्योरिटी टू पर्सन्स लाइक मनी रतन टाटा। देखिए ये जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेल किया जाता है। आरबीआई की ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे वही लोग आते हैं, वही लोग इसको परचेज करते हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत स्ट्रेटा डिफाइंड होता है कि किस तरीके से परचेज किया जाता है। इतने स्ट्रेटा की अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी आप ये समझिए, रेपो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समझाया, इतनी की अभी रिक्वायरमेंट है नहीं उसके लिए, ठीक है। ये सब सब यूपीएससी वाला चीज है, बट स्टिल मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग फोकस करिए कि बैंक के पास 1000 करोड़ है एनडीटीएल, इसमें 210 करोड़ इसने रिजर्व में रख दिया। बैंक के पास कितना बचा? 790 करोड़ रुपीज बचा। अब ये जो 790 करोड़ जो बचा है, इसमें से बैंक जो जितना मर्जी उतना बैंक लोन में प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अब सपोज करिए कि इस 790 करोड़ में से 100 करोड़ का बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लिया है, तो इस पे भी तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल ही रहा है ना, तो इसने परचेज कर लिया है और 690 करोड़ को इसने लोन में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कि अभी बैंक का सिचुएशन क्या है? 1000 करोड़ बैंक के पास था, उसमें से 210 करोड़ बैंक ने रिजर्व में रखा है, 100 करोड़ रुपया बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लिया है और 690 करोड़ बैंक ने लोन में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? अब क्या होता है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब रेपो का क्या मतलब होता है। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर ई फॉर री, पी फॉर परचेज एंड ओ फॉर ऑप्शन, ऑल्सो नोन एज री परचेज ऑप्शन। इसको कभी कभी हम लोग रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन भी कहते हैं और रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट भी कहते हैं। अर्लियर बैंक रेट को पॉलिसी रेट कहते थे, बट आज के डेट में रेपो रेट हमारा पॉलिसी रेट बन चुका है। अब रेपो के केस में क्या हो रहा है देखिए, बैंक के पास 1000 करोड़ है। अच्छा, आपकी क्लास ओवर होने वाली है, फिर से आप लोग सेम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सेम लिंक पे सबको ज्वाइन कर ले।